विदेशी देवरानी और अनपढ़ जेठानी की पढ़ाई। शीला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी सामने रखे कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है। बिंदिया, अरे ओ बिंदिया बहू, अरे जरा यहाँ तो आ। बिंदिया जो कि किचन में बर्तन मांज रही होती है, सास की आवाज सुनते ही भागी भागी बाहर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे जरा देख तो, इस कंप्यूटर पर किसका मैसेज आया है। ये सुनकर बिंदिया का मुंह फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी लिखी थी और अपनी सास की नजरों में तो बिंदिया बेचारी अनपढ़ ही थी। इसीलिए शीला अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर उसकी इस लाचारी का फायदा उठाकर उसे पढ़ने लिखने जैसी चीजों में फंसाकर उसे नीचा दिखाती। अरे क्या हुआ बहू रानी, मैंने तुझे कुछ पढ़ने को बोला था और तू मूर्ख बनकर खड़ी क्यों है? अरे माँ, बेचारी आपकी अनपढ़ बहू को पढ़ना आए तो पढ़े ना, अब तक तो ये अंग्रेजी की ABCD भी भूल गई होगी। ननद अपनी पढ़ाई पर इतराती हुई पटर पटर मैसेज पढ़कर सुना देती है। माँ, मलेशिया से अंकित भैया ने मैसेज भेजा है, 2 दिन बाद वो इंडिया आ रहे हैं। ऐसे ही 2 दिन ढल जाते हैं और अंकित के साथ मिली भी इंडिया आती है। शॉर्ट ब्लैक जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ हाई हील्स और आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था, जिसे देखकर शीला गुस्से से भरकर बोलती है। अरे रे अंकित, कौन है ये बेशरम विलायती? छी 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 छी, कैसे छोटे कपड़े पहने इसने। एक्सक्यूज मी सासू मॉम, यू हैव नो राइट टू जज मी फॉर माई क्लोथ्स। अरे ओ विदेशी, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ समझी। अरे नेहा, जरा बता तो क्या कहा इसने। माँ ये कह रही हैं आपको कोई हक नहीं इसे इसके कपड़ों के लिए बोलने की। अच्छा ऐसा क्या? माँ, ये मिली है, ये एक लेक्चरर है, मास्टर्स किया है। मिली, ये तुम्हारी सास है। अपनी विदेशी बहू के ज्यादा पढ़े लिखे और लेक्चरर होने की बात से शीला की नजर में मिली छा जाती है और शीला अपनी इम्प्रेशन जमाने के लिए मिली के सामने टूटी फूटी इंग्लिश झाड़ती है। आई एम वेरी सॉरी बहू, प्लीज यू कम कम। इट्स नॉट कम कम सासू मॉम, इट्स टेल लाइक दैट वेलकम टू यू, अंडरस्टैंड। कहाँ तो अब तक नेहा को अपने BA पढ़े लिखे होने पर गुमान था, मगर अपनी विदेशी भाभी की पढ़ाई और तेज इंग्लिश के आगे अब नेहा भी पानी भरने लगती। जल्दी ही मिली अपनी अनपढ़ जेठानी बिंदिया के साथ घुल मिल जाती है। एक दिन अनूप बिंदिया से कहता है, सुनो बिंदिया, आज रात डिनर पर मेरे बॉस मिस्टर चोटरानी घर आ रहे हैं, इसलिए अच्छा खाना बना। और हाँ, अपना ये बॉडम चेहरा लेकर उनके सामने मत आना, वरना मेरी बनी बनाई इमेज बिगड़ जाएगी। ये कहकर अनूप ऑफिस निकल जाता है और मिली पूछती है, What's going on? I mean to say, जेठ जी ने आपको अपने बॉस से इंट्रोड्यूस कराने से मना क्यों किया? क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ मिली, मेरे माँ बापू बहुत गरीब थे, इसलिए मुझे ज्यादा पढ़ा ना सके और मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी चूल्हे चौके में उलझ कर रह गई। काश कि मैं भी तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो मेरी भी छवि अनपढ़ की ना होती। बिंदिया की आंखों में पढ़ने का अधूरा ख्वाब देखकर मिली अपनी सास के सामने अपनी अनपढ़ जेठानी के पढ़ने की बात रखती है। अरे मिली बहू, तो इस अनपढ़ को पढ़ाएगी? अरे इसके पास पाव भर का तो भेजा है, उसमें भी भूसा भरा हुआ है, इस पर दिमाग खर्च करना गधे से खेत चराने बराबर है। बट सासू मॉम, बिंदिया बाबी पढ़ना चाहती है, मैं इन्हें गाइड करूंगी। ठीक है, तूने इस अनपढ़ गंवार को ग्रेजुएट करने की ठान ली है तो ठीक है, पढ़ा इसे। सास की रजामंदी सुनकर बिंदिया की बुझी आस रोशनी से भर जाती है। तभी मिली और बिंदिया के जाते ही नेहा चिढ़कर कहती है, माँ ये क्या किया आपने? अगर बॉडम बिंदिया भाभी भी पढ़ लिख जाएगी तो किचन से घर कौन संभालेगा? तू चिंता मत कर नेहा, हम दोनों को बस इसे कामों में उलझाए रखना है ताकि इसे पढ़ने के लिए वक्त ना मिले। शीला और नेहा की सारी बातें मिली सुन लेती है और कहती है, डोंट वरी सासू मॉम, अब जेठानी जी को एजुकेटेड बनाना मिली का मिशन है। अगले दिन मिली बिंदिया का ऑनलाइन एडमिशन करती है। ये लीजिए जेठानी जी, योर एडमिशन इट्स डन। मिली, तो क्या मुझे अब स्कूल जाना होगा? नो जेठानी जी, मैं आपको घर पर पढ़ाऊंगी, आपको बस एग्जाम देने जाना होगा। इसके बाद बिंदिया बड़े ही ध्यान से अपनी देवरानी से पढ़ने लगती है। नेहा अपनी माँ शीला के सिखाए में अपनी फरमाइश लेकर बिंदिया के पास आती है। बिंदिया भाभी, जल्दी से मुझे मस्त वाली मैगी बनाकर दे दो, मुझे खाने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है नेहा, अभी बना देती हूँ।
बिंदिया बेचारी बीच में पढ़ाई छोड़कर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कभी सास तो कभी ननद उसे किसी न किसी कामों में उलझा देती है, मगर मिली भी कहाँ कम थी। उसने चुपके से अपनी जेठानी के बनाए खाने में मिर्च की पूरी बरनी उड़ेल दी, जिसे खाते ही सास और ननद के मुंह से सीसी निकलने लगी। ओ गॉड, अरे ओ बिंदिया भाभी, ये कैसे खाना बनाया आपने? मिर्ची मिर्च है इसमें। मगर मैंने तो आधी चम्मच मिर्ची डाली थी। अरे चुप कर बॉटम कहीं की। सास बहू को सुना ही रही होती है, तभी दोनों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वो सीधे बाथरूम की तरफ भागती हैं। मिली मजे से ये सब देख रही होती है। ये देख बिंदिया समझ जाती है कि खाने में मिर्च का झोल मिली का मचाया हुआ था। मिली, तुमने ऐसा क्यों किया? जेठानी जी, उन्हें मजा चखाना जरूरी था। Anyway, let's focus on your study. बिंदिया अपनी विदेशी देवरानी का पढ़ाया एक एक शब्द अपने दिमाग में बिठाती है और टूटी फूटी इंग्लिश से अपनी देवरानी से बात करना शुरू कर देती है। एक सुबह खाने की नाश्ते की मेज पर, गुड मॉर्निंग बिंदिया भाभी, व्हाट डिड यू मेक फॉर द ब्रेकफास्ट? मिली, ये बॉडम सही ढंग से हिंदी से बात कर ले, इतना बहुत है। इंग्लिश इसके बस की नहीं है। You are wrong, Mr. Anoop. I can speak English. Understand? You better understand. बिंदिया को इतनी साफ इंग्लिश बोलता देखकर अनूप की बोलती बंद हो जाती है और वहीं शीला और नेहा भी चुप हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया के एग्जाम शुरू हो जाते हैं और बिंदिया दिन भर घर का काम करती और रात के अंधेरे में अपनी देवरानी के साथ एग्जाम की तैयारी करती और एग्जाम देने जाती। दिन ढलते गए और बिंदिया के रिजल्ट का दिन भी आ गया। अरे मेरी विदेशी बहू, तू लिखवा कर ले ले, ये अनपढ़ पक्का फेल होगी, फेल। लेट्स वॉच सासू मॉम। मिली ने जब अपनी जेठानी बिंदिया का रिजल्ट देखा तो उसका रैंक बहुत ही अच्छा था। साथ ही उसे एक बड़े स्कूल में इंग्लिश की टीचर की अपॉर्चुनिटी मिली थी। सासू मॉम, जेठानी जी ने फर्स्ट रैंक से अपनी पढ़ाई पूरी की है और इतना ही नहीं, अब जेठानी जी सेंट पब्लिक स्कूल में इंग्लिश की टीचर बनेंगी। ये सुनकर सास खुशी से भर जाती है। आखिर पैसे किसे नहीं भाते। अरे बधाई हो बिंदिया बहू, मेरी बहू टीचर बन गई, अब कितना नाम होगा मेरा। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे अनपढ़ कहा, मगर अपने पढ़ाई के लगन से तूने अपना नाम बना ही लिया। माँ जी, ये काबिलियत मेरी खुद की नहीं बल्कि मेरी देवरानी मिली की भी है। जब मैंने देखा कि मिली कितनी पढ़ी लिखी है और आप सभी उसका कितना आदर मान करते हैं, तब मेरे अंदर भी कुछ करने गुजरने की बुझी आस जाग गई और मिली ने मुझे पढ़ने के लिए अपनी दिन की चैन और रातों की नींद भी झोंक दी ताकि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊं। थैंक यू सो मच मिली। यू वेलकम जेठानी जी। अब आप सिर्फ बहू नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड टीचर हैं। कल तक जो परिवार बिंदिया को बॉडम और अनपढ़ गंवार कहकर बुलाता था, आज उनके आगे बिंदिया की छवि बदल चुकी थी। इस तरह घर आई विदेशी देवरानी अपनी अनपढ़ जेठानी की अहमियत का एहसास पूरे परिवार को कराती है और शीला अपनी दोनों बहुओं के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को खुद से कम ना समझे, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मौत के बिस्तर पर पड़ी उस लाचार माँ की आंखें बार बार अपनी 2 साल की बेटी को ही देख रही थी। अनिल अपनी बेटी को गोद में लिए बबीता के पास बैठा था। चंचल उछलकर अपनी माँ की गोदी में चली जाना चाहती थी। सुनो जी, जब मैं मिट्टी में मिल जाऊं तो तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखना। बबीता को हिम्मत हारता देखकर अनिल की आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसा न कहो बबीता, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बबीता फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद बबीता की मौत हो जाती है, जिसके बाद अनिल एक माँ की तरह चंचल का खूब ख्याल रखता है, मगर उस नन्ही बच्ची की नजर तो माँ का आंचल खोज रही थी। तभी एक दिन पड़ोस में रहने वाली कौशल्या अनिल के घर आती है। अनिल बेटा, अगर तू घर बैठ जाएगा, कमाएगा धमाएगा नहीं तो कहाँ से लाएगा अपनी बिटिया के दूध पानी के पैसे? अरे दूसरी अम्मा ले आ चंचल के लिए। नहीं चाची, मैं अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ हरगिज नहीं लाना चाहता। जब सतयुग में कई राम की ना हो सकी तो इस घोर कलयुग में तो बात ही अलग है। मगर अनिल, जरूरी नहीं कि हर सौतेली माँ कैकेयी निकले, वो कौशल्या भी तो हो सकती है ना। मेरी बात मान जा बेटा। कौशल्या के समझाने पर अनिल के मन में बसी सौतेली माँ की बुरी छवि धुल जाती है और वह रूबी नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेता है। मगर पहली ही नजर में चंचल रूबी को फांस के जैसे चुभने लगती है। हर दिन अनिल के घर की चौखट पार करते ही रूबी उस मासूम पर बहुत जुल्म ढाती। कभी बेचारी बच्ची को दूध पर आफत कर देती तो कभी कई घंटे खटिए पर रस्सी से बांधकर चिलचिलाती धूप में छोड़ देती। इस सब के बीच बेचारी बच्ची सिसकते भूखे प्यासे सो जाती। पता नहीं ये मनूस किस मिट्टी की बनी है। हर पैतरा आजमा कर देख लिया, फिर भी मरजानी मरने का नाम ही नहीं लेती।
ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। इस बीच रूबी एक बेटे को जन्म देती है। उसका सारा ध्यान अपने ही बेटे पर बटा रहता। एक दिन अनिल रूबी से कहता है, अरे रूबी, मेरे पीछे तुमने चंचल को पोलियो के सभी टीके लगवाए तो थे ना? अनिल के पूछने पर रूबी हिचकिचाते हुए हामी भरती है। हाँ। चंचल 5 साल की हो गई है, मगर इसके पाँव टेढ़े मेढ़े क्यों हैं? अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारी बेटी के टेढ़े मेढ़े पाँव मेरी वजह से हुए हों, आफत कहीं। रूबी के शब्दों में उभरा सौतेलापन अनिल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और आखिरकार इस चिंता ने बेचारे बाप को चिता पर ला पहुंचाया, जिसके बाद रूबी का सौतेलापन चंचल पर और ज्यादा हद तक बढ़ता चला गया। उस सुबह जब चंचल स्कूल बस्ता टांगे जैसे ही स्कूल जाने के लिए बढ़ती है, उसकी सौतेली माँ उसे आगे से घेर कर गुस्से से घूरते हुए बोलती है, अरे ओ लड़की, कहाँ जा रही है तू? माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। आज से तू स्कूल नहीं जाएगी। ये सुनकर चंचल की आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए रूबी से बोली, मगर मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती माँ? आप प्रिंस को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है, कम से कम मुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ने दीजिए। मुझसे ये हक मत छीनिए माँ। इस पर रूबी चंचल को एक जोरदार थप्पड़ मारकर जोर जोर से उसके बाल खींचने लगती है। तेरी ये मजाल, तुम मेरे बेटे की बराबरी करे, अनाथ कहीं की। चुपचाप अंदर चल और काम पर लग जा, वरना दाने दाने पर आफत कर दूंगी तुझे। चंचल के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी सौतेली माँ की बात मानने के, क्योंकि रूबी ने उसके छोटे से मन की छत छीन जाने के डर से भर दिया था। चंचल चुपचाप रसोई घर का रुख कर लेती है, जहाँ गंदे बर्तनों का बड़ा ढेर था। वह बर्तन मांझ कर साफ सफाई करती है। इतने में रूबी उसके नन्हे हाथों को कपड़ों के ढेर से भर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सौतेली माँ के डर में उसे दिन रात नौकरों की तरह नाचना पड़ता था। चंचल अब 17 साल की हो चुकी थी। उसका पैर आज भी वैसा ही है। माँ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे राजकुमार, ये ले जा, ऐश कर। पैसे लेकर प्रिंस वहाँ से चला जाता है। चंचल भी बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे भी थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरे सारे कपड़े फटे पुराने हो गए हैं। तेरे लिए मेरे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं, चल भाग यहाँ से। अपनी सौतेली माँ की बेरुखी देखकर चंचल अपनी माँ को याद करती हुई रोते रोते सो जाती है। जिस पल वह खुद को सपने में पाती है, चंचल मेरी बच्ची, माँ तुम कहाँ चली गई थी? सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे ले चलो माँ। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ले जाने नहीं बल्कि कुछ देने आई हूँ। मेरी संदूक में एक जादुई चप्पल है जो तुम्हें इस दुख के भंवर से दूर ले जाएगा। अचानक चंचल की आंख खुलती है और वह झट से अपनी माँ की संदूक खोलती है, जिसके अंदर एक चमचमाती हुई चप्पल थी। वह उस चप्पल को पहनकर अपने पैरों के ठीक हो जाने की ख्वाहिश करती है। काश कि इस जादुई चप्पल को पहनने के बाद मेरे पैर ठीक हो जाते। इसके साथ ही जादुई चप्पल से एक सोने की रोशनी इठलाती हुई चंचल को घेर लेती है, जिसके बाद उसके पांव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। ये तो सच में जादुई चप्पल है। ए जादुई चप्पल, मेरे पास भी एक अच्छे कपड़े नहीं है, क्या तुम मुझे कपड़े दे सकते हो? इसके इतना बोलते ही जादुई चप्पलों से अलग अलग रंगों के कपड़े बरसने लगते हैं। जब ये बात चंचल अपनी माँ को बताती है तो रूबी उसकी हंसी उड़ाते हुए कहती है, आहा, क्या कहा? ये जादुई चप्पल है? लगता है तेरा दिमाग घुटनों में चला गया है। माँ को झूठ मूठ की पट्टी पढ़ाती है। चल निकल बाहर, वरना तेरी चप्पल तेरे सर पर पड़ेगी। रूबी चंचल की बात पर यकीन नहीं करती, साथ ही उसे घर से निकाल देती है। चंचल अपनी जादुई चप्पल के साथ नए ठिकाने की ओर निकल जाती है, जो एक बुढ़िया फुटपाथ पर बैठी भीख मांग रही होती है। मदद करो, इस गरीब बुढ़िया की मदद करो। बेटी कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूखी हूँ, लाचार हूँ। मगर मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। चंचल के ऐसा कहते ही उसकी जादुई चप्पल से आवाज आती है, चंचल, तुम मेरा इस्तेमाल करके उसकी मदद करो। ठीक है मेरे जादुई चप्पल, तुम मेरी मदद करो ताकि मैं इनकी मदद कर सकूं। उसके ऐसा कहते ही जादुई चप्पल में से खूब सारे सोने के सिक्कों की ढेर लग जाती है। उन सिक्कों की खनखनाहट से सो रहे सभी भिखारियों के टूटे मन एक उम्मीद से भर जाते हैं। ये लो अम्मा, ये सारे सोने के सिक्के आपस में बांट लो। जुग जुग जियो मेरी बेटी, भगवान तुम्हारी जिंदगी को खुशियों के रंग से भर दे। इसके बाद चंचल अपनी जादुई चप्पल से कई गरीब राहगीरों की मदद करती है और कुछ दूर आकर एक सुंदर सा घर खरीद कर रहने लगती है।
वहीं दूसरी ओर रूबी का बिगड़ैल बेटा प्रिंस उसे धक्के मारकर घर से निकाल फेंकता है और रूबी दर दर की ठोकर खाती हुई भूख प्यास के मारे भिखारिन बनकर घर पर भीख मांगती हुई आखिरकार चंचल की चौखट पर आ पहुंचती है। दया करो, इस गरीब को कुछ खाने को दे दो बेटी। माँ, ये क्या हालत बना ली है तुमने? अपनी सौतेली माँ को भिखारी के भेष में देखकर चंचल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रूबी को घर में बिठाकर उसे खाना खिलाती है। अपनी सौतेली बेटी को खुद की इतनी फिक्र करता देखकर रूबी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, तूने मुझे हमेशा माँ कहा मगर मैंने तुझे ठुकरा दिया, कभी तुझे बेटी नहीं माना। जिस बेटे पर मैं जान छिड़कती थी उसने मेरे दिए लाड प्यार के बदले लात मार कर निकाल फेंका। मुझे जाने दे, मैं तेरे प्यार तेरी वफा के लायक नहीं। ऐसा मत कहो माँ, जो हो गया उसे भुला दो। ये सब उस जादुई चप्पल से है जो मुझे माँ से मिला था। चंचल अपनी सौतेली माँ को जादुई चप्पल के मिलने से लेकर उसके जादू करने की बात भी बताते हुए उसे जादू दिखाती है। ऐ मेरे जादुई चप्पल, इस पर अपने अंदर से चमचमाते सोने के सिक्के बरसाओ। इतना कहते ही जादुई चप्पल अपने अंदर से खूब सारे सोने के सिक्के निकालने लगते हैं, जिसे देखकर अब रूबी को भी जादूगरी पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद वह अपने मन के अंदर घुले सौतेलेपन को पूरी तरह मिटाकर चंचल को अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार करने लगती है। वहीं चंचल ने आज भी जादुई चप्पल से जरूरतमंद लोगों की मदद करना छोड़ा नहीं। वह आज भी लाचार लोगों की मदद करती है।